नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में है और घर ना छोड़ने की जिद पर अड़े लोगों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। तो वही बैठक पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन चल रहा है। और आपको बता दें, धसान और दरारों के शिकार जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, यानी हाई लेवल बैठक बुलाई है। और इस बैठक में एनडीआरएफ के अधिकारी, गृह सचिव और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में हैं, जहां वो आपदा को लेकर थोड़ी देर पहले एक उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने की और अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। जोशीमठ को लेकर एक्शन में सरकार है। चलिए अब आपको जरा हम जानकारी दे देते हैं, इससे अब तक क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ प्लान हुआ है। देखिए, प्लान नंबर 1 क्या है, नजर डालिए। 1.5 लाख लोगों का फौरी मुआवजा, 1.5 लाख रुपए तक ये जो फौरी मुआवजा है लोगों को मुहैया कराया जाएगा। उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि ये उनको मदद मिल सके। प्लान नंबर 2 क्या है, नुकसान का डिटेल आकलन किया जा रहा है। अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, समीक्षा कर रहे हैं, हाई लेवल बैठक हो रही है इस बाबत। प्लान नंबर 3 क्या है, देखिए, आकलन के आधार पर राहत प्रदान की जाएगी लोगों को जो वो डिमांड कर रहे हैं, विरोध प्रकट भी कर रहे हैं। प्लान नंबर 4 आगे मुआवजे का मॉडल तय होगा, यानी किसको किस आधार पर कितना मिलेगा ये देखने बाद। और मौसम की बात कर लेते हैं। जोशीमठ में बारिश हो रही है, दरार बढ़ने का खतरा इससे बढ़ चुका है, जमीन और धंसने का खतरा बढ़ चुका है, इमारत गिरने का डेंजर ये आपको हम दिखा रहे हैं। और जान माल को काफी खतरा है, क्योंकि पहले से ही खतरे का सामना कर रहे हैं जोशीमठ के वासी, जोशीमठ के लोग। और आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। असंवैधानिक कब्जे का, अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। ये नोटिस दिल्ली के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वास जी ने जारी किया है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे, उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी, 163 करोड़ रुपए की वसूली। और एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वास जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देके चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे, काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है संवैधानिक रूप से।
गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है, ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पर नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करे, बल्कि काम करने दे। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना है, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा है? ऐड तो सारे सरकारें दे रही हैं, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इतने सारे दे रहे हैं। सर, आप जवाब कैसे देंगे? आगे क्या होगा? क्या आप कोर्ट के जरिए देंगे? क्योंकि इसमें आपका दफ्तर सील करने की बात की गई है। इसमें लिखा गया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पार्टी के सचिव ने, हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से ऐड है, ऐड भी तो देखिए कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन, अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है। ये चिट्ठी लिखी है अभी हमने एलिस वाइस जी को। कानून नहीं है, गैर कानूनी है। ये कृत्य ही गैर कानूनी है कि अफसरों का इस तरह से दुरुपयोग करो, अफसरों के कंट्रोल के ऊपर इस तरह से दुरुपयोग करो। इसकी हियरिंग चल रही है और कल जो हियरिंग हुई थी उसमें कोर्ट ने कहा भी है ये बात कि सर्विसेज पे कंट्रोल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि तालमेल के साथ काम हो। आप भी शुरू से यही बात कहते रहे हैं, तो आपको कुछ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नहीं, इसीलिए हमने माननीय अदालत में गए हैं, हमें वहां तो सिर्फ पूरा भरोसा है, इसीलिए हम वहां गए। मनीष सर, आप रणनीति पे लाने पे विचार कर रही है सरकार, नहीं आप रणनीति, क्योंकि सेशन खत्म होने वाला सत्र जो है वो तो आनी ही है, उस पर काम चल रहा है। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं 163 करोड़ के नोटिस पर मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है और आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस पर और कहते हैं कि बीजेपी अफसरों पर दबाव बना रही है। 163 करोड़ के नोटिस पर मनीष सिसोदिया का जवाब, केजरीवाल को धमकी दी जा रही है, यह कहना है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। मोर्चा संभाला है आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बाबत और मनीष सिसोदिया खुद मैदान पर उतरे हैं। कहते हैं बीजेपी अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है, आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर। और जो दिल्ली का दंगल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे मेयर डिप्टी मेयर को लेकर हो या फिर सदन में धक्का मुक्की से लेकर सड़क तक ये विरोध प्रदर्शन का दौर। और उसी में एक और कड़ी जुड़ गई है। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहते हैं 163 करोड़ के नोटिस पर ये मनीष सिसोदिया का जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं केजरीवाल को धमकी दी जा रही है, ये आरोप लगाया है
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। साथ ही यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। 163 करोड़ रुपए जमा करने का यह नोटिस मनीष सिसोदिया को और दिल्ली के अफसरों का दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर। और इस बीच मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर जी, किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, डिप्टी सीएम खुद उन्होंने मोर्चा संभाला, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि अधिकारियों का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, जो कि दिल्ली सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, उसने आम आदमी पार्टी से 163 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा है। ये वो पैसा है जो आम आदमी पार्टी ने सरकारी खजाने से अपने प्रचार और प्रसार के ऊपर उजाड़ने का काम किया। ये 2015 का वो पैसा है जो एक कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट के बाद आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट ने भी रिलीफ देने से मना कर दिया, जिसका मूल 99 करोड़ रुपया है और ब्याज बनकर अब 163 करोड़ बन चुका है। आज ये आम आदमी पार्टी को, देश को ये जवाब देना होगा। ये नोटिस तो अब आपको एलजीडी ने भी नहीं भेजा, बीजेपी ने भी नहीं भेजा, किसी और पार्टी ने भी भेजा। ये नोटिस तो आपको खुद को आपकी सरकार के एक डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भेजा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का। रामकिंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रामकिंकर, ये पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और इसको लेकर अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम खुद मैदान में उतर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं और साथ ही आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, पूरी खबर डिटेल में आप दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल साफ है कि मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में अब वो अपने वकीलों का संपर्क करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और ये पूछा है कि आखिर कुछ साल पहले जब ये ऐड दिए जा रहे थे तब ये कहां कहां दिए गए, किन किन जगहों पर दिए गए, किन किन राज्यों में दिए गए और उस पर कितना खर्च किया गया, किसका अप्रूवल दिया गया उस वक्त सूचना प्रसार निर्देशालय में कौन अधिकारी मौजूद था। ये तमाम डिटेल उन्होंने कहा है लेंगे, लेकिन इतना जरूर है ये नहीं जवाब दिया कि कितना पैसा और कब दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि नोटिस का जवाब है, क्योंकि नोटिस है, कानूनी है तो कानूनी तौर पर जवाब देंगे। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर बीजेपी अपना शिकंजा कस रही है और उन अधिकारियों से इस तरह के नोटिस दिलवा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी कम से कम अपनी तरफ एक बार देखे, जैसा दूसरे राज्यों में हो रहा है। तो साफ है कि इस पूरे मामले में अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। ऐसे में कानूनी तौर पर राय ली जाएगी, तब पार्टी आगे की राह तय करेगी। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामकिंकर सिंह इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली से एक और खबर देखिए। दिल्ली में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात हुई है। वारदात मंगोलपुरी इलाके की है और हिंदू महिला की हत्या करके उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पुलिस ने कब्र खोदकर महिला का शव बाहर निकाला है और 54 साल की इस महिला का नाम मीना बताया जा रहा है। हत्या के तीनों आरोपी मुस्लिम हैं और 2 जनवरी से मीना लापता थी। मंगोलपुरी थाने में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक 2 मुख्य आरोपी और महिला एक दूसरे को जानते थे। अब महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने परिवार थाने पहुंचा था तो दोनों आरोपी भी उनके साथ थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में जब पुलिस को शक हुआ तो उन्हें हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो जुर्म कबूल लिया। पुलिस के मुताबिक महिला कर्ज पर पैसे देने का काम करती थी और दोनों आरोपियों पर काफी कर्ज बढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने महिला की हत्या कर दी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से देखिए, एक के बाद एक वारदात, संगीन वारदात दिल्ली से सामने आ रही है और इस अपराध पर लगाम फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अभी कई केस जो हैं उनकी गुत्थी सुलझी नहीं है। एक और मामला सामने आ गया तो दिल्ली में कत्ल की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। वारदात मंगोलपुरी की है। यह ताजा घटनाक्रम देखिए। हिंदू महिला की हत्या करके उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हिंदू महिला हत्या और फिर शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया और पुलिस ने कब्र खोदकर महिला का शव बाहर निकाला है और 54 साल इनकी उम्र है। इनका नाम मीना है और हत्या के जो तीनों आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। और इस बाबत पीड़िता की जो बेटी है, क्या कुछ कहना है उस परिवार का, आपको हम सुनवा देते हैं जरा। एक हिंदू महिला की हत्या की गई और फिर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए परिवार के सदस्य हैं। क्या है ये पूरा मामला? मामला तो हमें भी नहीं पता चला इन लोगों ने क्यों किया ऐसा।
थोड़ी बहुत अगर पैसे वैसे की बात थी मांग लेते पैसे मासी से। मासी तो वैसे भी ब्याज पे काम, माइक्रो फाइनेंस का काम करती ही थी। अब बात ये नहीं है कि कब्रिस्तान में दफना दिया या हिंदू महिला है, देखो ये रिलीजन की है, इन सब की बातें नहीं है। बात ये है कि बिना किसी अथॉरिटी चेक के तुम किसी भी डेड बॉडी को कहीं भी लेके जाके उसको दफना रहे हो या आग लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई चेक करने वाला नहीं है। वहां पे चेक होना चाहिए ना। वहाँ पे गार्ड होता है हर जगह पे, हॉस्पिटल में, बैंकों में, कहीं पे भी हर जगह गार्ड होता है। गार्ड प्रेजेंट रहना चाहिए था, वहाँ पे गार्ड नहीं था। या तो गार्ड था और गार्ड से भी कोई बातचीत की है। अब मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं हूँ कोई ऑफिसर या मैं पुलिस नहीं हूँ, लेकिन जो हमें लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया बिना किसी चेकिंग के वो किसी बॉडी को दफना के चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। 10 दिन के बाद वो लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब हमें पता चला है, वरना कोई वो बात ही नहीं खुलती। तो ये बताएं कि शक कैसे हुआ, कब गायब हुई वो? 2 तारीख से उनका फोन नहीं लग रहा था, फिर हम 3 तारीख को हमने रिपोर्ट करवाया पुलिस स्टेशन में। फिर जब उसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने फिर चेक करना शुरू किया। पुलिस तो चेक कर ही रही थी। फिर उसके बाद सबसे बातचीत की, पता चला कौन कौन हो सकता है, कहाँ कहाँ कैमरे वैमरे जब हम लोगों ने चेक करवाए तो पता चला कि एक पर्सन से वो मिले थे। फोन आया था, बच्चों के सामने ही फोन आया था उस पर्टिकुलर पर्सन का। क्या नाम था उसका? उसका नाम मोबिन था, शायद उसी का फोन आया था। उसके बाद क्या हुआ? फिर पुलिस कैसे पहुंची कब्रिस्तान तक? ये सब मुझे नहीं पता है, ये नहीं मैंने। तो आपकी मासी लगती थी? हाँ जी। क्या उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस था कि लोगों को, जिससे किसी को जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए तो मुझे थोड़े इंटरेस्ट पे पैसे दे दिए। तो इन लोगों को भी दे रखा था? इनको भी दे रखा था। 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। हाँ जी, इनको भी दे रखा था। इनके जान पे जान से शायद और लोगों को भी दे रखा है। ऐसे ही काम था। घटनाक्रम पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते अपने सहयोगी का, और वो वहां पर मौजूद है हिमांशु मिश्रा, हमारे रिपोर्टर, जहां से ये शव निकाला गया है। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये मामला प्रकाश में आया, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्योंकि ये अपने आप में सनसनीखेज वारदात है, और इससे जुड़ी हुई हर एक खबर, अपडेट आप बताएं। देखिए, इस वक्त आशुतोष में मौजूद हूं नांगलोई के उसी कब्रिस्तान पर जहां पर जब आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, मोबिन, रेहान और नवीन, तो वो यहां तक खुद पुलिस की टीम को लेकर पहुंचे। आप ये देखिए, यहीं से कब्र, ये नांगलोई का कब्रिस्तान है, यही कब्र को खोदा गया आरोपियों की मौजूदगी में, और यहां से पुलिस ने वो बॉडी निकाली और उसके बाद उसे अब ले जाके हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम, ताकि पोस्टमार्टम के जरिए ये पता लगाया जा सके कि कत्ल किस तरीके से किया गया। पुलिस ने इस मामले में दरअसल 2 जनवरी को जब महिला गायब होती है, संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से वो गायब होती है, उनका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। इसके बाद परिवार वालों ने मंगोलपुरी थाने में शिकायत दी। मंगोलपुरी थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले की जब जांच शुरू की तो कॉल डिटेल और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस को मोबिन के बारे में जानकारी मिला। दरअसल ये महिला जो थी, ये रेहड़ी पटरी वालों को छोटे मोटे अमाउंट दिया करती थी, किस्तों पर ब्याज में, और किस्तों पे वो पैसे वापस लेती थी। ये जो आरोपी हैं, बताया जा रहा है कि इनके कोई नाई का काम करता है, कोई किसी ठेला लगाता है, इस तरीके के ये काम करते हैं, तो इन्होंने भी पैसे ले रखे थे, इनके जानकारों को भी इन्होंने दिला रखे थे। अब ये आगे और पैसे की मांग कर रहे थे, लेकिन जो महिला है उन्होंने कहा कि पहले जब पिछले पैसे मिल जाएंगे उसके बाद ही आगे का मिलेगा। तो उन्होंने ये साजिश रची और हत्या करके लाके बॉडी यहां दफना दी। ये भी देखिए खास बात यहां पर, जब वो रात में, ये जो कब्रिस्तान है, ये रात में 8 बजे के बाद यहां पर ताला लगा दिया जाता है। यहां पर एक केयर टेकर रहता है, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा जो केयर टेकर मौजूद था, रजिस्टर में एंट्री करने के लिए नहीं, रात में कब्रिस्तान में एंट्री देने के लिए 5,000 रुपए आरोपियों ने उसे दिया, और उसके बाद इस पूरे जो शव है, ये पूरी जो बात है वो रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई। रात में कब्रिस्तान खुला और रातों रात उन्होंने यहाँ पर बॉडी दफना दी और आरोपी निकल गए। लेकिन अब बॉडी भी निकल चुकी है, आरोपी भी गिरफ्त में है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए। उत्तराखंड को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में है। घर ना छोड़ने की जिद पर अड़े लोगों को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। वहीं बैठकों पर बैठकों का दौर चल रहा है। धसान और दरारों के शिकार जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार
सरकार भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ को लेकर हाई लेवल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हालात का जायजा लिया। देखिए, बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, आरके सिंह शामिल थे। इसके अलावा गृह सचिव और सेना से जुड़े अधिकारियों से भी बैठक में बातचीत की गई। जोशीमठ को लेकर बीआरओ के अधिकारियों से भी गृह मंत्री ने तमाम पहलुओं पर वार्ता की है, बैठक की है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और गृह मंत्रालय अब सीधे इस मामले में एक्शन मोड पर। इसके पहले प्रधानमंत्री की सीधी नजर इस पर है। पीएमओ कार्यालय सक्रिय और करीब 1 घंटे तक जोशीमठ के हालात पर माथापच्ची हुई है तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय की। तो जोशीमठ को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, क्योंकि हालात लगातार खराब हो रहे हैं और इस बीच हल्की बारिश भी हो रही है, तो बारिश की वजह से खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि जमीन धंसने की और संभावना। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक में क्या कुछ रहा नतीजा, क्या है लबुलुबाब? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? बिल्कुल आशुतोष, एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई और सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में जोशीमठ में जो पूरी स्थिति है उस बैठक में चर्चा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कई प्रोजेक्ट, चाहे वो ऊर्जा मंत्रालय के हों, जल शक्ति मंत्रालय के हों, वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक जानकारी और समीक्षा बैठक इस बैठक में किया गया और बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक ये पूरी बैठक चली है, जिसमें पर्यावरण मंत्री भी मौजूद थे। जो स्थानीय निवासी हैं उनकी तरफ से कई सवाल उठाए गए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर के, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से एनटीपीसी का चाहे प्रोजेक्ट हो या फिर जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, इसकी वजह से दरारें आई हुई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बैठक किया है और बैठक के बाद अब से थोड़ी देर बाद कुछ मीडिया को भी जानकारी दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे केंद्र सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से किया गया था और जिसमें जो सेंट्रल की टीमें हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी मौजूद हैं। वो किस तरीके से वहां काम कर रही हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी इस बैठक में दी गई। और गृह सचिव ने बैठक में एनडीएमए किस तरीके से कदम बढ़ा रहा है, बॉर्डर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो भी वहां पर गए थे, वो किस तरीके से वहां कदम बढ़ा रहे हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस बड़ी खबर पर दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो जोशीमठ में घमासान है। देखिए, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बैठक में मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी की बात कर लें, पीएमओ के तमाम जो अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन में, यानी कि केंद्र सरकार की नजर है जोशीमठ में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द राहत मिले, हालांकि सरकार कदम उठा रही है लेकिन लोगों के मुताबिक वो नाकाफी है। इस बीच पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। आज भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, भगवान हम सबको कृपा करेंगे। सर, राहत पैकेज बढ़ाएंगे आप लोग कैबिनेट की बैठक में? हाँ, उस पर हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि चूंकि आपदा आई है, आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है,
उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन करके जल्दी यहाँ के लोगों को। तो देखिए जोशीमठ का क्या होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है, जवाब फिलहाल नहीं। आशियाने की जो जंग जोशीमठ को लड़ना पड़ रहा है वो आखिर कहां जाकर खत्म होगी। जोशीमठ में अगले 2 दिनों तक बारिश का भी अलर्ट है और दरार बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। खतरा यह भी कि दरार और चौड़ी हुई तो इमारतें जल्द क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। जोखिम इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है और इसका असर जोशीमठ तक पहुंच सकता है। देखिए फिलहाल 6 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं। पीड़ितों के बीच पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, हालचाल लेते हैं, जायजा लेते हैं, बच्ची को दुलार पुचकार भी करते हैं। पीड़िता की गुहार किस तरह से, क्योंकि ये दर्द है, ये दर्द का मंजर, इन आंखों में आंसुओं का सैलाब बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आशियाना उजड़ने का ये डर है। खाने का निरीक्षण भी करते हैं मुख्यमंत्री, हर मदद का भरोसा आश्वासन दिया गया। डेमोलेशन पर सस्पेंस है फिलहाल क्योंकि बुलडोजर तो वहां पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। अनाउंसमेंट हो रहा है लेकिन लगातार जो लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर महिलाएं लेट चुकी हैं। अब 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। जोशीमठ पर सीएम की जो बैठक हुई और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जोशीमठ की सुरक्षित रखने के लिए वहां पर प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गौ माता का भी आशीर्वाद लिया है मुख्यमंत्री ने और पीड़ितों से भी मुलाकात की है। इस बीच पीड़ितों ने अपने दुख को रखा है, दर्द को रखा है और जाहिर सी बात है ये आशियाना उजड़ने से बड़ा दर्द कुछ हो नहीं सकता, उसको शब्दों में तो बयां किया ही नहीं जा सकता, लेकिन महसूस करने वाली बात है। सरकार भी एक्शन मोड में है, केंद्र सरकार की पूरी नजर है, मुख्यमंत्री की भी नजर है और यह आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिया जा रहा है लोगों को उनके बीच पहुंचकर कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। सरकार आपके साथ खड़ी है, हर संभव मदद हो रही है और सिर्फ आप लोगों के लिए कदम उठाया जा रहा है। पूजा अर्चना करते हुए बकायदा जो गौ माता है वहां पर पहुंचकर जो पंडित है उनसे बातचीत। आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर नजर बनी हुई है लेकिन अब बात कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में बर्फीला तूफान। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हां, गांदरबल जिले के सोनमार्ग इलाके में बर्फीला तूफान आया है और तुनबाल ताल के पास आया है। आपको बता दें, हालांकि राहत की बात ये, गनीमत की बात ये कि किसी जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर बर्फीला तूफान आया है वो श्रीनगर से करगिल जाने वाला मुख्य मार्ग है। बर्फीले तूफान से रास्ता बंद हो चुका था, तो ये जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देख लीजिए जरा। आसमान में परिंदे जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन पूरा आसमान सफेद अभी बर्फ की आगोश में समाया हुआ आपको नजर आता है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये देखिए जरा तस्वीर, विजिबिलिटी तो बिल्कुल भूल जाइए, गाड़ी चलाना इसमें मुश्किल। और ये बर्फीले तूफान का जो कहर है आप देखिए। एवलांच से फिलहाल किसी नुकसान की खबर तो नहीं है लेकिन ये डरावनी तस्वीर है। जम्मू कश्मीर से ये कैमरे में सब कुछ कैद हो गया है, ये चेतावनी है अलग। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर का ही हम रुख करते हैं, यानी घाटी का। वहां से अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीर पहले हम देख लेते हैं। कश्मीर से ये तस्वीर है गांदरबल के बालटाल में सफेद सुनामी आप देख रहे हैं। ये करगिल जाने वाले मुख्य मार्ग जो आप देखते हैं, जो जोजिला दर्रा है, जोजिला पास, उस हाईवे पर यातायात ठप है, फिलहाल रास्ता बंद है क्योंकि एवलांच से उस पर असर पड़ा है और बर्फीला तूफान का कहर, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है अभी घाटी में। गांदरबल की ये तस्वीर, बालटाल इलाका, और यहीं से जब अमरनाथ आप जाते हैं तो बालटाल इलाके में ही लोग वहां पर शिविर लगते हैं, टेंट लगते हैं, लोगों की मौजूदगी होती है और वहां पर ये एवलांच का कहर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात, राहत की बात ये कि फिलहाल कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है। आसमान में सिर्फ परिंदे उड़ रहे हैं और बर्फ ही बर्फ अभी नजर आ रहा है, यानी जहां तक आप देखें सिर्फ बर्फ का कहर। कश्मीर के गांदरबल में यह बर्फीला तूफान
गांधरबल जिले के बालटाल में यह बर्फीला तूफान है और सफेद सुनामी इसे हम कह सकते हैं। जहां तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई। बर्फबारी की 5 तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक तस्वीर है केदारनाथ की, दूसरी बद्रीनाथ की, ऊपर औली, मनाली और बीच में श्रीनगर की, जहां ताजा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की सफेदी आपको नजर आ रही है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखें। जिस बर्फबारी का इंतजार था आखिरकार वो शुरू हो चुकी है। बाबा केदार तो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका धाम बर्फबारी के आगोश में है। तस्वीरें देखिए, जिस तरह तेज बर्फीली फुहारें केदारनाथ मंदिर और पूरे मंदिर परिसर पर पड़ रही हैं। केदारनाथ का चप्पा चप्पा सफेद चादर से ढकने लगा है। केदारनाथ की पहाड़ियां भी बर्फीली बारिश में सफेद पड़ने लगी हैं। बारिश होने से हरियाली का खूबसूरत नजारा देने वाली पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो गई। केदारनाथ में ये 2023 की पहली बर्फबारी है। बर्फ गिरने की वजह से बाबा केदार के धाम में चल रहे पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रभावित हुआ है। बर्फबारी होने के बाद धाम में रह रहे मजदूर भी नीचे आने लगे हैं। धाम में इन दिनों द्वितीय चरण का पुनर्निर्माण चल रहा है। पिछले वर्षों की बात करें तो इन दिनों केदार धाम 5 फीट से अधिक बर्फ से ढका रहता था, लेकिन इस बार धाम में अधिक बर्फबारी नहीं हुई। बर्फबारी न होने का लाभ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को मिला, लेकिन अब बर्फ गिरने से फिर धाम का पुनर्निर्माण प्रभावित हुआ है। ये गंगोत्री मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं। बर्फ से ढका मंदिर किसी कलाकृति का आभास करा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही बुधवार देर रात गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी शुरू हो गई। आज सुबह तक गंगोत्री मंदिर परिसर में करीब 3 इंच बर्फ पड़ चुकी थी। बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें देखिए जो धराली और हर्षिल इलाके की है। सब कुछ बर्फ से लकदक नजर आ रहा है। उत्तराखंड के इस हिस्से को बर्फबारी का लंबा इंतजार करना पड़ा। बर्फबारी न होने से यहाँ के लोग खासे परेशान थे, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है। अब जरा औली का नजारा देखिए। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिसोर्ट औली में इस साल की ये पहली बर्फबारी है। देर रात बर्फबारी होने से चप्पा चप्पा बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। इस बार बर्फबारी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। नवंबर में बर्फबारी के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हल्की बर्फबारी हुई थी। औली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओम प्रकाश बहुगुड़ा, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, बर्फबारी की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी सामने आई हैं। लाहौल, रोहतांग, नरकंडा, धर्मशाला, मनाली में जमकर बर्फबारी हुई है। कुदरत की कलाकृति शायद ऐसी ही होती है। रुई के फाहे की तरह गिरती बर्फ, पेड़ के तनों और पत्तों पर जमी बर्फ की परत, जमीन पर जमी बर्फ की मोटी चादर। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में यूं तो बर्फबारी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बर्फ का इंतजार करना पड़ा। बर्फबारी हुई तो सैलानियों के चेहरे खिल गए।
इस अनुभव के लिए तो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। सुबह उठे यहाँ पर देखा तो कल जो 10 बजे हो रहा था और आज जो 10 बजे हो रहा था पूरा ही अलग था। पूरा बादलों से ढका हुआ। और तभी हमें हमारे जो ड्राइवर भाई है उन्होंने बोला कि भाई चलते, कहीं ना कहीं तो स्नो मिल जाएगी। हमारा सडन प्लान बना सुबह आज की आएंगे 10 बजे और यहाँ पे इतना सडन स्नोफॉल, आई थिंक इसी के लिए हम सब क्रेव करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल है अच्छी खासी, गीला गीला हो रहा है, शूज एकदम गीले से हो गए, बट मजा आ रही है। मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में कल सुबह से बर्फबारी हो रही है। कल दोपहर से सोलांग नाला, धुंधी और अटल टनल, रोहतांग, कोठी में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है। भारी बर्फबारी को देखते हुए सोलांग नाला से लाहौल की तरफ वाहनों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। सिर्फ 4 पहिया वाहनों को ही आपात स्थिति में अटल टनल की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। अटल टनल के पास करीब 4 इंच बर्फबारी हुई है, जबकि मनाली के पर्यटन स्थल सोलांग नाला, गुलाबा, कोठी और रोहतांग में भी बर्फबारी देखी गई है। धर्मशाला में धौलाधर की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी की सफेद चादर फैली हुई है। लंबे इंतजार के बाद धौलाधर की पहाड़ियों का बर्फीला श्रृंगार हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। ये एक्टिविटी अभी आज भी कंटिन्यू करेगा और कल में कुछ कमी आएगी, परसों से फिर है, तो 3 दिन जो है मौसम अभी खराब रहने वाला है। जो चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपर के एरिया है वहाँ पे मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है और जो प्रदेश के बाकी एरियाज है वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल या स्नोफॉल होने की संभावना है। फिलहाल ये बर्फबारी राहत की है क्योंकि काफी इंतजार के बाद यहाँ ऐसा मौसम हुआ है, लेकिन अगर यही बर्फबारी ज्यादा होती रही तो राहत आफत में तब्दील हो सकती है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।